हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, इस वक्त हमारे मार्केट्स में तीन सबसे बड़े खतरे उभर कर आ रहे हैं। ऑयल प्राइसेस, हमारे रुपया का कमज़ोर होना और एआई के फ्रंट में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, और तीनों का कंबाइंड इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स में देखने को मिल रहे हैं। और हमारे मार्केट शायद दुनिया के सबसे खराब परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। ऑल टाइम हाई से 10% का फॉल हमें अभी तक देखने को मिल रहा है। तो आने वाले क्वार्टर्स में और सालों में इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या है वर्स्ट केस सिचुएशन, निफ्टी यहाँ से और कितना गिर सकता है वर्स्ट केस सिचुएशन में, इसके बारे में बात करेंगे। और मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन क्या है, क्या हम दोबारा ऑल टाइम हाई को टच कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं कि हमारे मार्केट्स पर क्या फैक्टर्स सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और आप जानते हैं दोस्तों कि इस वक्त क्रूड वापस से $100 के ऊपर चला गया है, जो कि सबसे बड़ा नियर टर्म में खतरा है। और इसी की वजह से जो अनाउंसमेंट्स किए गए और सजेशंस दिए गए कि वर्क फ्रॉम होम करो, बाहर मत घूमो, तो उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और उसके साथ हमारी कमज़ोर होती हुई करेंसी, इसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और एक जो तीसरा फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है हमारे मार्केट्स को, वो है एआई। और एआई में अभी तक क्लॉड के जो प्रोग्रामर लेवल के जो टूल्स निकल कर आ रहे थे, जो हमारे आईटी इंडस्ट्री को डायरेक्टली थ्रेट कर रहे थे, उसमें अब एक नया तीर शामिल हो गया है। वो है ओपन एआई का एक नया प्रोडक्ट जो सीधा TCS, इन्फोसिस, IBM टाइप की कंपनीज के साथ compete करेगा। जो काम वो करते हैं वही काम अब ओपन एआई की नई कंपनी करने वाली है। यानी कि सीधा सीधा उसका बिजनेस ओपन एआई लेगा और कम पैसे में वही सर्विस शायद उससे ज़्यादा अच्छी देगा। और इस सब का इम्पैक्ट हमारे निफ्टी के जो EPS है उस पर पड़ेगा, हमारी कंपनीज के रेवेन्यूज़ पर पड़ेगा, कितना पड़ेगा, और उसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। तो इस वक्त अगर आप देखें तो निफ्टी 23,412 के आसपास चल रहा है और ऑल टाइम हाई से हम करीब 11.5% डाउन है। तो इन सब फैक्टर्स का अब डायरेक्टली हमारे इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कैसे, आइए समझते हैं। तो आप जानते हैं किस तरीके से हमारा जो क्रूड का बिल बढ़ने वाला है, जो हमारी करेंसी को फर्दर वीक करेगा और हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को करीब 1700 करोड़ का लॉस हर दिन हो रहा है। इसका सीधा इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पर पड़ेगा। करेंट अकाउंट डेफिसिट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इंपोर्ट बिल हमारा 16.44 लाख करोड़ तक हो जाएगा। और हम जानते हैं दोस्तों हमारे पास 11 महीने के रिजर्व हैं, और उसके बाद क्या होगा हमें नहीं पता। और इन्फ्लेशन में भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी और रुपया इसकी वजह से और भी ज़्यादा कमज़ोर होगा, आप जानते हैं। और अर्निंग्स पे इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हर कंपनी के रेवेन्यू को ये डायरेक्टली हिट करेगा। और जिसका इम्पैक्ट ये होगा कि EPS ग्रोथ में हमें कमी देखने को मिलेगी। IT सेक्टर ऑलरेडी 3 साल के लोएस्ट लेवल पे चल रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि 9% तक का हमें EPS के ग्रोथ में हिट देखने को मिल सकता है। और ऑयल मार्केटिंग कंपनी के EBITDA पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और इस सब का इम्पैक्ट सीधा बाजारों पर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? PE की डी रेटिंग होगी, जैसा कि ऑलरेडी होने लगी है। अभी तक पिछले साल तक हमारे मार्केट्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट, तो ज़्यादा PE हमारे मार्केट्स कमांड कर रहे थे। लेकिन अब ग्रोथ में कमी होती जा रही है, मार्केट्स भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब वो जो हम PE रेशियो जो कमांड कर रहे थे वो अब मार्केट हमें नहीं देगा। खास करके जब तक FIIs की सेलिंग होती रहेगी हम हाई PE नहीं कमांड कर पाएंगे। PE में डिप आएगा, डी रेटिंग होगी और हम 20 से नीचे और वर्स्ट केस में 15 के लेवल तक भी जा सकते हैं अगर ये लड़ाई और लंबी खिंचती है। रिटेल इन्वेस्टर्स आज कई स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, जैसे कि सोला विनयार्ड्स, रेलटेल, ओला इलेक्ट्रिक।
अब इन स्टॉक्स में रिटेल क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया टिप्स, फोमो एंड टीवी एनालिस्ट पर रिलाई करते हैं। देखिए, स्टॉक का गिरना बड़ी बात नहीं है, पर आपके स्टॉक्स गिरने के बाद अगर रिकवर नहीं होते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। 2008 में इफ यू सी, बजाज फाइनेंस ने 1.5 लाख % का रिटर्न दिया, टाइटन ने 9000% का रिटर्न दिया, और वहीं पर डीएलएफ ने 10 साल लगा लिए ब्रेक इवन के लिए, और यूनिटेक जैसे स्टॉक जो आज तक रिकवर नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी दो बड़ी वजह है, क्वालिटी एंड वैल्यूएशन, यानी वो बैड क्वालिटी एंड हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक खरीद लेते हैं। और अगर आपको किसी भी स्टॉक का क्वालिटी को चेक करना है तो आपको उसकी बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा, विच कुड टेक आवर्स, और वैल्यूएशंस के लिए आपको हेवी मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बीटी स्टॉक एक्सरे, जहां आप सेकंड्स में किसी भी स्टॉक का क्वालिटी एंड फेयर वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। सो वेट नो मोर, एक्ट नाउ एंड अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी स्कोर को बढ़ाइए और उसे वेल्थ क्रिएटर बनाइए, ना कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर। बीटी स्टॉक एक्सरे, अपग्रेड योर पोर्टफोलियो नाउ बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। तो अगर हम सेक्टर वाइज देखें कितना ईपीएस का इंपैक्ट होगा, तो दोस्तों इस वक्त सबसे ज़्यादा खतरा हमारे ओएमसी कंपनीज पर है, और इसमें 55% तक का ईपीएस का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। आईटी सर्विसेज कंपनी, इसमें 18% तक का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओपन एआई का अब एक नया टूल आ गया है, वो सीधा इनको कंपटीशन दे रहा था। अभी तक हम कह रहे थे कि जो एआई के टूल्स हैं वो कोई अडॉप्ट करेगा, कैसे चलाएंगे, इस तरीके के चैलेंजेस हैं, तो उसका कुछ हमें आईटी सर्विसेज को हमें बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे। लेकिन अब तो सीधा सीधा वही काम ओपन एआई वही सर्विसेज देने की कोशिश कर रहा है। यानी कि एक फॉर्च्यून 500 कंपनी को अगर अपने कंपनी में एआई इम्प्लीमेंट करना है तो इन्फोसिस टीसीएस के पास जाती थी और वो उन्हें गाइडेंस देते थे। अब ये सीधा ओपन एआई देगा, यानी कि जो एआई के बिजनेस में हमें उन कंपनीज में ग्रोथ देखने को की एक संभावना मिल रही थी कि कम से कम एआई का बिजनेस उनका ग्रो करेगा, वो बिजनेस भी अब ओपन एआई ले लेगा। तो सीधा सीधा इम्पैक्ट है। दोस्तों ध्यान रहे कि निफ्टी में 10 से 13% का वेटेज आईटी स्टॉक्स कमांड करते हैं, और पिछले 2 दिनों में जो फॉल देख रहे हैं मार्केट में, वो दरअसल उसका एक बड़ा रीज़न था आईटी सेक्टर में फॉल, क्योंकि 2 दिनों में आईटी सेक्टर 5% गिर गया। अगर इसी तरीके से वहाँ पर सेलिंग होती रही तो निफ्टी को बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब ऑटोमोबाइल्स में भी अगर आप देखें तो 14% का कट हमें देखने को मिलेगा। बैंक्स, इसमें भी कट देखने को मिलेगा, 8% तक का ईपीएस इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। एफएमसीजी में भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। दोस्तों ध्यान रहे कि जब हमारी इकॉनमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा तो बैंक्स पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और एफएमसीजी भी इकॉनमी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि अगर कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा तो एफएमसीजी भी नहीं बढ़ेगा। अब ये जो सेक्टर्स हैं ये थोड़े इंसुलेटेड हैं, और डिफेंस में ऑब्वियसली चूँकि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं तो डिफेंस में और भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, लेकिन इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि दरअसल सरकार ही ऑर्डर दे रही है, सरकार ही पैसे दे रही है, और सरकार हमसे टैक्स लेके इन कंपनीज को पैसे दे रही है, क्योंकि ज़्यादातर पीएसयू स्टॉक नहीं। इसलिए मैं इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता हूँ। फार्मा, ये हमारा सबसे बड़ा होप है, सबसे ज़्यादा डिफेंसिव सेक्टर है, और कम से कम ये बचा रहेगा। इसलिए अगर आप पिछले 2-3 दिनों में देखेंगे काफ़ी पैसा डिफेंसिव्स में जा रहे हैं, खास करके फार्मा, हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर स्टॉक्स में। तो यही सेक्टर एक ऐसा है जो आने वाले दिनों में मार्केट को थोड़ा बचाएगा, थोड़ा हमें होप देगा कि चलो यहाँ पर हम पैसे लगाते हैं तो कम से कम डूबेंगे, या अगर हम लकी हैं सही स्टॉक्स पिक किया है तो हमें कुछ गेन भी मिल जाएगा। साथ में मेटल्स अभी एक सुपर साइकिल पे चल रहा है, यहाँ पे रैली चल रही है, लेकिन इसके भरोसे हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि कभी भी इसकी जब डाउन साइकिल शुरू होगा तो ये जितना अभी गेन दे रहा है उतना ही ज़्यादा पेन देगा। तो अगर आप इस सेक्टर की सिचुएशन देखें, कोई सेक्टर हमें बचाने वाला नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हमें थोड़ी सी होप है
जो आईटी में एक होप थी कि शायद एआई के फ्रंट पे यहाँ पे कुछ हो जाएगा, वो भी होप अभी हम श्योर नहीं हैं कि वहाँ पर कितनी रिकवरी होगी, कब तक होगी। हमें देखना है कि आगे की सिचुएशन कैसे जाती है। कई एआई की जो सीईओज हैं वो कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट डेवलपर इनका जो काम है ये आने वाले सालों में ख़त्म हो जाएगा। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि ख़त्म होगा, लेकिन उसमें कमी डेफिनेटली आएगी। यानी कि हमारा 12% जो निफ्टी है वो अंडर परफॉर्म करेगा। और अगर आप बैंकिंग सेक्टर को देखें तो जब तक इकॉनमी में रिवाइवल नहीं देखने को मिलेगा, इसमें भी रिकवरी नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए सेक्टर वाइज अगर आप एनालिसिस करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा रोज़ी पिक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ज़्यादातर सेक्टर्स प्रेशर में रहेंगे। सिर्फ हमारे पास एक ही होप है, एक ही उम्मीद है कि ईरान वॉर के फ्रंट पे कुछ अच्छा हो जाए, लड़ाई रुक जाए और वापस से रिकवरी हो। वही हमारे पास आखिरी होप है, जिसकी भी उम्मीद अब दिन पर दिन कम होती जा रही है। सो अब आइए 4 सिनेरियोस को कंसीडर करते हैं। बेस्ट केस सिनेरियो, बेस केस सिनेरियो, एक्सट्रीम केस सिनेरियो और बेयर केस सिनेरियो। इन चारों को समझने की कोशिश करते हैं तो ये आपको एक आइडिया देगा कि बेस्ट केस में हम कहाँ जाएंगे और वर्स्ट केस में हम कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि बुल केस क्या है, बुल केस ये है कि सीज फायर इसी तरीके से चलता है, लड़ाई आगे नहीं बढ़ती है और हार्मोन्स थोड़े डिस्कशन नेगोशिएशन के बाद खुल जाता है। ये हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो है। लेकिन दोस्तों ये अगर होना है तो अगले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर होना पड़ेगा। अगर ये 2 महीने बाद होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज ऑलरेडी कर चुका होगा। तो अगर ऐसा होता है तो उस केस में क्रूड में डिप हमें देखने को मिलेगा। हम 80 के लेवल तक आ सकते हैं। उससे नीचे जाएंगे कि नहीं जाएंगे बहुत मुश्किल है और उसको जाने में काफ़ी टाइम लगेगा। अगले 2-3 क्वार्टर तक हम 80 के लेवल पर ही शायद रहेंगे। और इस केस में हमारा जो ईपीएस ग्रोथ है उसमें 10% का ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। और हमारा ईपीएस जो FY27 का ईपीएस आएगा करीब 1268 के आसपास आएगा। और 21 का अगर हम पीई देते हैं, जो कि आज के सिनेरियो में इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत ज़्यादा है, अगर देते हैं तो हमारा निफ्टी का टारगेट 26,500 आएगा। यानी कि अगले 1 साल में हम 26,500 का लेवल देख सकते हैं, प्रोवाइडेड अगले 2 हफ्तों के अंदर सीज फायर हो जाए, पीस ट्रीटी हो जाए, लड़ाई पूरी तरीके से रुक जाए और हॉर्मोन्स खुल जाए। तो करीब 13% का अपसाइड हमें बुल केस में देखने को मिलता है। दोस्तों 6-7% का रिटर्न तो एफडी में ही मिल जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे नहीं है। बेस का सिनेरियो क्या है? बेस का सिनेरियो है अगर इसी लेवल पर ऑयल टिक जाता है और हॉर्मोन्स से थोड़े थोड़े टैंकर्स निकलते हैं, ऑयल सप्लाई जैसी अभी चल रही है वैसी ही चलती है, सिचुएशन आज के दौर पर ही रहती है, उससे ज़्यादा बिगड़ती नहीं है। उस केस में क्या होगा कि क्रूड इसी लेवल पर टिका रहेगा। आज का प्राइस भी अगर आप देखें तो $107-108 के आसपास चल रहा है। तो हम 6% का ईपीएस ग्रोथ दे सकते हैं, यानी कि जितना इन्फ्लेशन उतना ही ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। इस केस में हमारा ये ईपीएस होगा। और डेफिनेटली जब आप ग्रो नहीं कर रहे हैं तो मार्केट आपको 21 पीई नहीं देगा, पीई में डिप देखने को मिलेगा। और इस केस में मोटा मोटा हम फ्लैट रहेंगे, यानी कि अभी हम जिस लेवल पर हैं 23,400-500 के आसपास वहीं पे रहेंगे, प्लस माइनस 100-200 पॉइंट्स का हमें गेन देखने को मिलेगा। अब अगर बेयर केस की बात देखते हैं कि जो लड़ाई है धीरे धीरे एस्केलेट होती है तो क्या होगा। ऑयल हम 115 के लेवल के आसपास देख सकते हैं। तो अभी अगर आप एवरेज प्राइस लेंगे पिछले 1 महीने का तो आपको लगभग 108-110 के आसपास का मिलेगा। और आरबीआई पॉज करता है, कहता है अब हम रेट कट नहीं करेंगे, कर भी नहीं पाएगा। आईटी में यही सिचुएशन, यानी कि कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिलता। आईटी के सर्विसेज जिस तरीके से हो रहे हैं उसमें कोई ड्रामेटिक चेंजेस नहीं होता है, जैसे काम चल रहा है वैसा ही चलता रहता है। इस केस में क्रूड 115 के आसपास चला जाएगा। ईपीएस ग्रोथ में और भी ज़्यादा डिप देखने को मिलेगा, 4% के आसपास का हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा और हमारा ईपीएस करीब 1200 के आसपास हो जाएगा। ऐसे में जो हमारा पीई है और भी डाउन होगा, करीब 17.5 और हम
21,000 के आसपास पहुंच जाएंगे। 22,000 का लेवल हमने अभी कुछ टाइम पहले ही देखा है, उसके बारे में हमने आपके साथ पहले ही शेयर किया था कि इस साल का टारगेट 22,000 के आसपास है, लेकिन वो ज़रूरत से पहले ही आ गया ऐसा लगता है। तो हम करीब 21,000 का लेवल देख सकते हैं, यानी कि 10% यहाँ से बाज़ार और भी ज़्यादा गिरेंगे और हमें सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। ये लेवल जो है निफ्टी के फेयर वैल्यू के आसपास है और ये एक्सट्रीम सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में वापस से लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी का अंदेशा सरकार को है, इसीलिए वो हमें इस तरीके के सजेशंस दे रहे हैं, गोल्ड मत खरीदो, बाहर मत घूमो। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रूड 125 के लेवल के आसपास पहुँच जाएगा। हमने 120 का लेवल तो ऑलमोस्ट देख ही लिया है। ज़ीरो ईपीएस ग्रोथ, कोई ईपीएस में ग्रोथ नहीं होगी और 1153 का ईपीएस हो जाएगा और 15 पीई एक्सट्रीम केस में हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि करीब करीब 18,000 का लेवल और यहाँ से 25% की गिरावट हमें देखने को मिलेगी। ये एक्सट्रीम सिचुएशन है, ये बेस्ट केस सिचुएशन है। तो कंसिडरिंग द सिचुएशन, अगर अगले 2 हफ्तों में कोई ब्रेक थ्रू हमें नहीं मिलेगा तो फिर हम इस सिचुएशन में, फिर इस सिचुएशन में, फिर इस सिचुएशन में आएंगे। तो मैंने कल की वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि वर्स्ट के सिचुएशन की क्या प्रोबेबिलिटी है। अभी अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5% से कम की है, लेकिन ज़ीरो नहीं है और सिचुएशन बदलने में टाइम नहीं लगता है। अगर दोबारा से मिसाइलें चलनी शुरू हो गई तो फिर हमें इस सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, बार बार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अपने पोर्टफोलियो को फिक्स करिए, ये आपके पास आखिरी मौका है। अगर अगले 2 हफ्तों में लड़ाई नहीं ख़त्म होती, कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता है, तो जैसा कि हमारी सरकार कह रही है, हमें वर्स्ट केस सिचुएशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते रहना चाहिए। अब भाई दोस्तों, आज के डेटा की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो दोस्तों, हमने इस रिकवरी के बारे में कल की वीडियो में बात किया थी। अगले 2 दिनों में एक रिकवरी की संभावना दिख सकती है, ये टेक्निकल बाउंस होगा और वही लगभग हमें देखने को मिला। आज ठीक ठाक हमें करीब 200 पॉइंट्स तक की रैली निफ्टी में देखने को मिली थी, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो 33 पॉइंट्स का हमें निफ्टी में गेन देखने को मिला और हम 23,400 से ऊपर हमने क्लोजिंग दी। अगर हम वोलेटिलिटी की पिक्चर देखें तो मोटा मोटा ये उसी रेंज पर थोड़ा ऊपर नीचे प्लस माइनस इसने किया। विक्स में भी माइनर राइज देखने को मिला। तो वोलेटिलिटी की सिचुएशन कल जो था लगभग आज भी वही है। अगर हम पुट कॉल रेशियो की बात करें तो उसमें हमें राइज देखने को मिला। नॉर्मल है क्योंकि ये जो लेवल है 0.65, 67, 68 ये जो लेवल आता है, ये पुट कॉल रेशियो का एक तरीके से बॉटम होता है, इससे नीचे नहीं जाता है। तो ये राइज हमें सरप्राइज नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बार फिर देखिए, वही पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी इज ग्रीन, नो ओआई एडिशंस, यानी कि जो शॉर्ट्स हैं कुछ कुछ कट हुए हैं, लेकिन फ्रेश लॉन्ग्स नहीं बने हैं और नेक्स्ट मंथ में भी पोजीशंस शिफ्ट हो रही हैं, अच्छी खासी पोजीशंस ऐड हुई हैं। अगर आप देखिए प्रीमियम, एक बार फिर यहाँ पे हमें डिप देखने को मिला है, नेक्स्ट मंथ में भी डिप देखने को मिला, यानी कि वंस अगेन इस राइज को जो है शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप की गई हैं। टर्नओवर भी अच्छा था, एवरेज से ज़्यादा था, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बेटर था। तो काफ़ी स्टॉक्स आज रिकवर किए हैं, ये इंडिकेट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये आप इसको देखिए, कल के दिन फिर ह्यूज शॉर्ट्स एफआईआईज ने ऐड किए। तो ये डेटा हमें क्या बता रहा है, वही स्टोरी बता रहा है जो हमें पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है। फ्यूचर मार्केट्स में शॉर्ट किया जा रहा है, ऑप्शंस मार्केट में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बुलिशनेस देखने को मिल जा रही है। तो ये कोई मेजर रिकवरी को अभी तक इंडिकेट नहीं कर रहा है। आज मार्केट ने एक रिकवरी का अटेम्प्ट लिया। अब अगर फॉलोअप बाइंग आती है, फॉलोअप हमें अगले कुछ दिनों में, 1-2 दिनों में वापस से ग्रीन में अच्छी खासी क्लोजिंग दिखती है, तो हमें एक क्लू देगा कि ये रिकवरी सस्टेन करेगी। फिलहाल आज के दिन कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि मेजर रिकवरी मार्केट में होने का कोई इंडिकेशन हमें मिल रहा है। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global.
अब भाई दोस्तों चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो दोस्तों हमने कल के दिन आपके साथ शेयर किया था कि 23,450 लेवल है, ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और हमारा शॉर्ट जाने का जो लेवल था वो ये था। और हमने आपके साथ शेयर किया था कि अगर इस लेवल को ब्रीच करके मार्केट ऊपर जाता है तो हमें अपने शॉर्ट्स को कट कर देना चाहिए। अगर आपने इस लेवल को फॉलो किया होगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर मिला होगा। अब यहाँ से सिचुएशन क्या है, कहाँ मार्केट जा रहे हैं। देखिए हमने आपके साथ शेयर किया था कि एक बाउंस की पॉसिबिलिटी है अगले 1 से 2 दिन के बीच में, और अगर मार्केट्स इससे ऊपर जाते हैं तो फिर बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। आज इसने पहली कोशिश की, ऊपर गया, थोड़ा सस्टेन किया, लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाया, क्लोजिंग तक वो नीचे चला गया और वापस से अब ये लेवल उसके लिए रेजिस्टेंस बन गया है। अगर ये सेकंड अटेम्प्ट लेता है और अगर हमें इससे ऊपर 2 घंटे तक सस्टेन करता है तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी और ये एक हमें सस्टेनेबल रैली देखने को मिले। आज के दिन अभी जो हम डेटा देख रहे हैं उसमें सिग्निफिकेंट रैली के कोई साइंस अभी तक नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें एक सेकंड मौके के लिए तैयार रहना चाहिए और इस लेवल को ध्यान से देख के रखिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो शायद 1-2 दिन की और हमें रैली देखने को मिल जाए, लेकिन हमें अभी कोई हम जल्दीबाजी नहीं करनी है और हमें वेट एंड वॉच मोड में रहना है। तो फिलहाल के लिए अगर आपने शॉर्ट्स यहाँ पर बना रखे थे तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए और फ्रेश सिग्नल्स के लिए वेट करना चाहिए। फिलहाल के लिए लॉन्ग जाने की कोई संभावना नहीं है, कोई इंडिकेशंस नहीं है और शॉर्ट पोजीशंस भी अभी फ़िलहाल नहीं क्रिएट करनी है, क्योंकि कल का दिन हमें देखना है कि वापस से फॉलोअप बाइंग आती है या नहीं आती है। और अगर फॉलोअप बाइंग आएगी तो ज़रूर हम इसके बारे में बात करेंगे और आपके साथ अपने लेवल्स भी शेयर करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।